माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कोविड यानी कोरोना से रिकवरी के बारे में बात करेंगे। मुझे कोरोना से बाहर आए आज ऑलमोस्ट 25 दिन हो चुके हैं और 25 दिनों में हालांकि मेरा तो निकलने के बाद ऑलमोस्ट 5वें-6ठे दिन से ही मैंने थोड़ा सा जॉगिंग और वॉकिंग शुरू कर दिया था। बट मुंबई लौटने के बाद, मैं दिल्ली में था, मुंबई लौटने के बाद जो मेरे साथ के जो रनर्स हैं, जो लोग मेरे साथ ट्रेनिंग करते हैं, उन्होंने मुझे दौड़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी और लगभग मैं 10 दिन तक चाहते हुए भी ज़्यादा दौड़ ही नहीं पाया। इनफैक्ट सिर्फ मेरे को तेज़ वॉक करना अलाउ था। हालांकि मैंने उनसे नज़र बचा के बीच बीच में मैं थोड़ा सा दौड़ लेता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसा नहीं कि मैं दौड़ने को लेके ऐसा पागल हुआ जा रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं अपनी मेरा शरीर मुझे अलाउ कर रहा है, मेरे फेफड़े मुझे अलाउ कर रहे हैं। तो कोरोना से जो लोग रिकवरी कर रहे हैं, जो हमारा जो कोरोना का जो पीक था वो पीक अब थोड़ा फ्लैट होता जा रहा है, तो बहुत सारे लोग इससे बाहर निकल रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। लेकिन बाहर आने के बाद एक बार आप नेगेटिव हो जाओ, उसके बाद भी इसको पूरी तरह से ठीक होने में बहुत टाइम लग रहा है। कई लोगों को तो 2-2, 3-3 महीने भी लग रहे हैं। तो आज हम रिकवरी की बात करेंगे कि और मैं अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करूंगा कि मुझे क्या क्या महसूस हुआ। एक तो मुझे लगता है कि देखिए, कोरोना जो है, कोरोना होने का मतलब है कि आपके सीधे आपके फेफड़ों पर वो अटैक करता है, आपके फेफड़ों को अपनी जद में ले लेता है। आपके फेफड़ों की जो काम करने की, जो आपका फेफड़ों का जो फंक्शन है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आपके पूरी बॉडी को पहुंचाना, वो काम वो करने में अक्षम हो जाता है, उसकी पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें हवा नहीं भर रही होती, ऑक्सीजन वो ले नहीं पाता, तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है आपकी बॉडी में। तो इसके लिए आपको, क्योंकि आपके प्राण, आपकी जो सांस है वही आपकी प्राण है, वही आपकी शक्ति है, वही आपकी ताकत है, तो क्या होता है कि आपको कमजोरी महसूस होती है, बहुत वीकनेस फील होती है, और आप थोड़ा बहुत भी काम करते हैं तो आपको थकान लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी में आपकी जो फेफड़े हैं वो वीक पड़ गए हैं। तो वो थकान जो है, वो उसका कनेक्शन जो है आपके फेफड़ों से है। तो हमको करना क्या है, जल्दी ठीक होने के लिए सबसे ज़्यादा हमको काम करना अपने फेफड़ों पर। जितना हमारे लंग्स वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएं, कोरोना से पहले जो उनकी पोजीशन थी, जितने वे हेल्दी थे उतना हेल्दी अगर वो हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली हमारी कमजोरी भी दूर हो जाएगी और हमको थकान लगना भी कम हो जाएगा। लेकिन क्या है कि इसमें इसकी प्रोसेस है। शुरू में अब करना कैसे है कि आप अपने लंग्स को मजबूत कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी लंग्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शुरू में क्या होगा कि जब आप बाहर निकले हैं, नेगेटिव होके बाहर निकले हैं, तो आपके फेफड़े चूँकि कमज़ोर हैं, इसलिए आपके फेफड़ों की, आपके लंग्स की जो ऑक्सीजन इनटेक की कैपेसिटी है वो कम हो गई है। तो आप बहुत भरपूर सांस नहीं खींच पाएंगे, बिकॉज आपके फेफड़े श्रिंक हो गए हैं, या कहना चाहिए उनकी पावर कम हो गई है, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होनी चाहिए। आपको नॉर्मली जो बॉडी अलाउ करती है, जितना फेफड़े अलाउ करते हैं, उतना ही आपको उस पर लोड डालना है, उससे ज़्यादा लोड नहीं डालना। इसलिए मेरा जो आप लोगों से आग्रह है वो ये है कि बहुत जल्दीबाजी न करें। ये नहीं कि आप सोचें कि मैं 15 दिन में एकदम वैसे ही हो जाऊं, तो इट माइट टेक टाइम। तो आपको अपनी बॉडी फीलिंग के साथ रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि आप वॉक शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वॉक में उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। आप वॉकिंग शुरू कर सकते हैं, और वॉकिंग करते हुए आपको अगर 15-20 दिन हो जाएं और आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी जो लंग्स हैं वो थक नहीं रहे, उनकी थकान कम हो गई है, तो आप ग्रेजुअली, जो लोग रनिंग करते थे पहले, वो लोग जॉगिंग शुरू कर सकते हैं। बहुत स्लो हार्ट रेट में रनिंग शुरू कर सकते हैं। अच्छा, रनिंग और वॉकिंग के अलावा प्राणायाम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। प्राणायाम ही आपके लंग्स को वापस से उतना पावरफुल बनाएगा जितना कि वो पहले पावरफुल थे। लेकिन प्राणायाम करते का अगर प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शुरुआत कीजिए हमेशा कपालभाति से। कपालभाति क्रिया है जिसको मैंने अलग से भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपको फोर्सफुली एक्सहेलेशन करना पड़ता है। कैसे? पेट थोड़ा सा अंदर जाएगा आपका, आप उस वीडियो को देख लें।
तो इसमें क्या है कि जो आपकी स्टेल एयर है, जो आपके फेफड़ों में जो बासी हवा है, वो सब बाहर निकल जाएगी। उसके बाद आप फिर अनुलोम विलोम से स्टार्ट कर सकते हैं। एक नाक से सांस लेनी है, दूसरी नाक से सांस छोड़नी है। तो अनुलोम विलोम आप 5-10 मिनट आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होते जाएं, वैसे वैसे आप प्राणायाम भी चेंज कर सकते हैं। आप उसके बाद कुछ दिन अनुलोम विलोम के बाद आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग से भी मैंने वीडियो बनाया है। आपको क्या करना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी आपको पूरी ताकत के साथ सांस लेनी पड़ती है। कैसे? ऐसे। तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, आपकी लंग्स की धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी अपने आप से बढ़ना शुरू होगी। तो प्राणायाम जो है, अच्छा इसके अलावा स्पायरोमीटर के बारे में मैंने बताया था कि स्पायरोमीटर जिसमें आप फूंक मारते हैं, 3 छोटी छोटी बॉल होती हैं, आप जितने ज़ोर से फूंक मारेंगे बॉल ऊपर जाएगी और दीवार से लगेगी, ऊपर छत से लगेगी अपनी। तो उसमें भी क्या है कि बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना शुरू में। ये नहीं कि आप सोचो कि मैं तीनों बॉल को एकदम से ऊपर पहुंचा दूं, आपको उसमें आराम आराम से करना है। तो स्पायरोमीटर से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक जो मैंने और एक्सरसाइज बताई थी कि लंबी सांस खींचनी है और हवा छोड़नी है, ऐसे जैसे कि आप गुब्बारा भर रहे हो। तो ये जो चारों चीज़, ये जो प्राणायाम प्लस ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये आपके लंग्स को थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग करती जाएगी। तो लंग्स स्ट्रॉन्ग करने के अलावा आपको और भी बहुत काम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप एडमिट थे या इलाज के दौरान आपको कैसी कैसी दवाइयाँ लेनी पड़ी, बहुत दवाइयों की हैवी डोज लेनी पड़ी, जिसके कारण आप अपच का भी शिकार हुए। लोगों का, इनफैक्ट मेरा भी जो ब्लड शुगर था वो बढ़ गया था, क्योंकि मैंने रेमडेसिविर लिया था जो कि एंटीवायरल इंजेक्शन है, उसकी वजह से। और कई लोगों को बुखार को तोड़ने के लिए स्टीरॉइड्स दिए गए। स्टीरॉइड से क्या होता है कि आपका जो ब्लड लेवल है, शुगर लेवल है, वो बढ़ जाता है। इनफैक्ट मेरा, जब मैं हॉस्पिटल में था तो पीपी मतलब खाना खाने के बाद वाला जो था वो 330 तक भी पहुंच गया था, जिसको लेके मैं बहुत हैरान था, बिकॉज मेरे को लाइफ में कभी शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फास्टिंग पे मेरा शुगर जो है 70-75 मैक्स टू मैक्स। अभी इस बार मैंने लिया तो 80 आया था। तो आपको जो ये दवाइयों का जो असर होता है, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, या आपको इनडाइजेशन की शिकायत होगी, खाना नहीं पचेगा। तो आपको कुछ बातों को लेकर बहुत ख्याल रखना है कि एक तो आप खाना किस तरह का खा रहे हैं। जब आप घर आ गए एक बार अस्पताल से, या आपका बीमारी ठीक हो गई, उसके बाद हैवी खाना, नॉनवेज खाने से बचिए। ऐसा खाना खाइए जो कि आराम से पच जाए, ताकि आपका जो पेट का सिस्टम है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, वो नॉर्मल, जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो। जितना वो जल्दी नॉर्मल होगा उतना अच्छा है, उतनी जल्दी आप रिकवरी करेंगे। तो खाने को, एक तो इसको लोग बहुत ही मतलब गंभीरता से नहीं लेते, बहुत हंसी मजाक में लेते हैं, लेकिन खाने को अच्छा पचाने के लिए चबाना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली कि व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग, हेल्दी फूड तो खाना ही है जो आसानी से पच जाए, साथ में आपको चबाने की हैबिट अच्छी होनी चाहिए। खूब चबा के खाएं। पचाने का जो मतलब वो जब तक वो आपके पेट में खाना जाए, तब तक वो ऑलमोस्ट आधा जो है उसको मैं पेट को पचाने के लिए बहुत एफर्ट नहीं करना पड़े, क्योंकि जब आप पेट को एफर्ट करना पड़ेगा तो आपको बॉडी की एनर्जी आपकी खाना पचाने में भी जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो आपकी रिकवरी को इम्पेक्ट कर सकता है। दूसरा ये कि खाना आपको कम खाना चाहिए, थोड़ा कम खाना चाहिए। जितना आप ज़्यादा खाएंगे, बॉडी की एनर्जी खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा लगती है, तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी आप कमज़ोर हैं, थकान लग रही है, तो उससे और बढ़ेगा। ये आप इसको ये मत सोचिए कि जितना आप ज़्यादा खाना खाएंगे उतनी जल्दी रिकवर हो जाएंगे, उतनी जल्दी आपका वेट बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो आपका मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा, तो मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना है। जो खाना आप खा रहे हैं वो कितनी जल्दी पचता है, इस पर ध्यान देना है सारा का सारा। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात ये भी है कि आप को, चूँकि आप कमज़ोर होकर आए हैं, और ये जो आपको जो दवाई मिली हैं, खासकर स्टीरॉइड्स और रेमडेसिविर और इस टाइप की जो हैवी डोजेज मिले हैं, इसकी वजह से ये सुनने में आ रहा है, और डॉक्टर्स का भी कहना है कि खून में थक्के जम जाते हैं। तो ये इसकी वजह से हार्ट अटैक जैसे चीज़ें देखने को मिली है, केसेस बढ़ गए हैं। तो अब जो डॉक्टर्स का कहना है, जो मैंने पढ़ा है, उसमें यह है कि आपका बहुत लोगों को जो हैवी डोजेज में रहते हैं उसकी वजह से खून जो है उसमें
थक्के जमना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। तो आपको कुछ दिनों तक ये इंश्योर करना है कि डॉक्टर्स ने आपको खून पतला करने की दवाई दी होंगी, कुछ दिन तक तो उसका कोर्स भी चलता है, लेकिन साथ में आप नेचुरली कैसे अपने खून को पतला करना है उसका भी ख्याल रखिए। तो जैसे मैंने आपको एक अलग से वीडियो में बताया था कि सुबह उठ के आपको खाली पेट एक लहसुन की कच्ची कली खानी है। लहसुन की कच्ची कली को आप किसी पत्थर से आप उसको क्रश कर लीजिए और मुंह में डाल के दांतों से भी उसको अच्छे से चबाइए और पानी के साथ उसको निगल जाइए। सबसे पहले जब आप खाली पेट ये करेंगे तो ये जो लहसुन है ये आपके खून को पतला करने का एक नेचुरल तरीका है। इसके अलावा आपको हल्दी जो है आप ले सकते हैं। हल्दी भी खून को पतला करने का काम कर सकते हैं। जो लोग, वैसे मैं दूध अवॉइड करता हूँ, लेकिन जो लोग दूध पीते हैं वो दूध के साथ भी हल्दी ले सकते हैं। दालचीनी का पाउडर आप सुबह ले सकते हैं, पानी में हल्का सा घोल के आप उसको भी पी सकते हैं, वो भी आपके खून को पतला करने का काम करता है। इसके अलावा जिंजर, जो आपका अदरक है, अदरक का पानी मैंने कंपलसरी बनाया हुआ है। सुबह उठने के बाद पहला काम मैं लहसुन की कच्ची कली खाली पेट लेता हूँ। उसके बाद दूसरा काम जो है मैं करीब 3 गिलास पानी जिंजर का पानी मिलाता हूँ, उसमें एक नींबू डालता हूँ और थोड़ा सा शहद, आधा चम्मच शहद। जिन लोगों को शुगर है वो शहद अवॉइड कर सकते हैं। और इसका पानी बना के आपको 10-15 मिनट में इसको पीना है, घूंट घूंट करके। ये नहीं कि सारा पानी एक साथ पी गए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको खून पतला करने वाला नेचुरल तरीके से, जो जितना हो सकता है उतना आपको नेचुरल तरीका फॉलो करना चाहिए। दवाई जो है आप वो डॉक्टर से कंसल्टेशन से आप उनसे कंसल्ट करके लीजिए कि कितने दिनों तक आपको दवाई खानी है। एक जो है बहुत ही एक एस्पेक्ट और है इसका कि अगर आप जल्दी रिकवर करना चाहते हैं, आपको अपने शरीर को रेस्ट देना चाहिए। जितना आपको शरीर को रेस्ट देंगे आप, उतना जल्दी रिकवर करेंगे। तो ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोगों को ये देखा गया है कि वो अस्पताल से बाहर निकलते हैं, 3-4 दिन उनको थोड़ा सा नॉर्मल फील करना शुरू करते हैं। उसके बाद वो वैसे ही जैसे पहले, कोरोना से पहले वो सोशल मीडिया में, मोबाइल में एक्टिव होते थे, वैसे ही दिन भर फिर वो मोबाइल पकड़ने लगते हैं। मोबाइल आपकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मोबाइल ज़्यादा मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको नींद कम आएगी, नींद आने में दिक्कत होगी। जितना आप कम सोएंगे उतना लंबा टाइम रिकवरी को लगेगा। जितना आप शरीर को गहरी और बढ़िया अच्छी नींद देंगे उतना शरीर जल्दी रिकवर होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि 7 से 8 घंटा आपको ज़रूर सोना चाहिए और जितनी गहरी नींद हो सके। तो इसलिए आपको सोने से पहले 2 घंटा पहले, 1 घंटा नहीं 2 घंटा पहले मोबाइल को साइड में रखिए। देखिए आपकी हेल्थ बड़ी है, आपकी हेल्थ जब वापस आ जाएगी तो सब कुछ आपके साथ ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए आजकल इन दिनों जबकि आप कोविड से ठीक होके आए हैं तो रिकवरी चाहते हैं, आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना है और समझना है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए मोबाइल और सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहिए। गहरी नींद लेने के लिए ज़रूरी है कि आप मोबाइल स्क्रीन से आपका माइंड जो है वो इंगेज ना हो, क्योंकि अगर आप ऐसा होगा तो आपको नींद, इंसोम्निया जो है कि एक बड़ी आज शिकायत हमको चारों ओर से मिल रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारा मोबाइल यूज़ करने का ढंग है। आप अगर 18 घंटे मोबाइल यूज़ करेंगे तो गारंटी है कि आपको नींद आने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये आपका माइंड इंगेज होता है। जब आपका माइंड इंगेज होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी जाती है, बॉडी की एनर्जी, जो कि हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है कि हम जो बॉडी की एनर्जी है वो सिर्फ जब हम रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो ही वेस्ट होती है। नहीं, आप अगर सिर्फ स्क्रीन देखते हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं आप, तो उतने में भी आपकी एनर्जी जा रही होती है, आपको सिर्फ इसका एहसास नहीं होता। क्योंकि आप लेटे हुए हैं, आप सोचते हैं कि मैं लेट के सारे काम कर रहा हूँ और आपको बार बार स्क्रीन आ रहा है। आँखों के रास्ते, थॉट के रास्ते आप जितना सोचते हैं आपकी उतनी एनर्जी जाती है। इसलिए जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के दिनों में उनको ज़्यादा भूख लगती है, बिकॉज पढ़ने में बहुत एनर्जी जाती है। तो जितना आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट को, उतनी आप एनर्जी जा रही है। जितनी आपकी एनर्जी जा रही है उतना आप अपनी रिकवरी को डिले कर रहे हो। तो ये 4-5 पॉइंट्स थे जो कि मैंने अपनी रिकवरी के दौरान रियलाइज़ किए कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो हम फास्ट रिकवरी करेंगे और एक बार दोबारा से कोरोना होने से पहले जैसी हेल्थ हमारे पास वापस आ जाएगी। तो इन पॉइंट्स का आप ख्याल रखिए और जल्दी से जल्दी रिकवर होइए और ज़िंदगी का आनंद लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।